हे स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। फर्स्टली लगभग गुड मॉर्निंग होने वाली है। टाइम हो रहा है 11:55 और थोड़ा सा आपको शोर आएगा हॉस्टल बच्चों का, तो फिर उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हमने टाइम से अपलोड कर दी थी। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये देखो, सरोद वादक है। क्लियर। इसके अलावा हम एक तो जो हमारे वादक हैं उनके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे और इसके पहले भी जीडी में भी आ चुके हैं 2023 में। हरि प्रसाद चौरसिया जी, जो काफी आते हैं, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो ये बांसुरी वादक है। क्लियर। इसके अलावा आपसे जीडी 2024 में पूछे गए थे। जीडी एग्जाम में 2024 में कंजीरा वादक पूछे गए थे। कंजीरा वादक कौन है? दक्षिण कंजीरा वादक है। इसके अलावा आपसे सीएचएसएल में एक और आए, पी मणि अय्यर के द्वारा कौन सा यंत्र बजाया जाता है? तो मृदंग। कुछ करा दे रही हूँ जो आपके आए हुए हैं। पी मणि अय्यर, इनके द्वारा बजाया जाने वाला उपकरण क्या है? मृदंगम। ठीक है। और एमटीएस में आपका एक आया है। एमटीएस में एक वाद्य यंत्र जो धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है। धनुषाकार आकृतियां उसके साथ बजाया जाता है। धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है। तो क्या हो जाता है आपका? सारंगी। ये आपका एमटीएस में क्वेश्चन आया था और ऐसे ही आया था 2021 में। क्लियर। चलिए, और सीएचएसएल में एक और व्यक्ति पूछे गए थे हमारे 2023 में, आर के बीजापुरे, और पूछा गया था क्या वादक है? तो ये हारमोनियम वादक है। कुछ बता दिए जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा फिर अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा है। 1971 के पाक भारत युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ एग्जाम में शिफ्ट 4 में आपका चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसके का जो समय अवधि थी वो थी 1969 से 1974। ठीक है। चलो, चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के दबाव के बीच इंदिरा सरकार द्वारा शुरू की गई थी, बताया था। चलो, योजनाएं हमने आपको करवा दी थी। इसके अलावा एक आपको क्वेश्चन और सीएचएसएल में देखने के लिए मिला होगा, अगर किसी ने किया होगा, तो वहां पर ये आया था कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी योजना विफल रही? क्लियर। तो जब ये क्वेश्चन आए ना जहाँ पर आपको भारत चीन युद्ध की बात आए, तो वहां पर आप हमेशा थर्ड लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ, भारत चीन के बाद भारत पाक युद्ध के कारण अगर योजना विफल की बात आती है तो आपकी हो जाएगी थर्ड पंचवर्षीय योजना। क्लियर। थर्ड 5 ईयर प्लान। चलिए, ये आपका सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में आपसे आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? देखिए, राज्यपाल को हमारे पास किसी अपराधी को क्षमा, विलंब, राहत और दंड में वो मतलब छूट दे सकता है एक तरह से। इसके अलावा विधानसभा को संबोधित कर सकता है। ठीक है। वीटो पावर राज्यपाल के पास हो जाती है। जो नहीं होती है वो है रिट जारी करने की पावर, राज्यपाल के पास नहीं होती है। इसके अलावा राज्यपाल हमारे अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। और मृत्यु दंड पर क्षमादान नहीं दे सकते। ये आपको शायद ऑप्शन में दिया था, नहीं दिया था क्या, लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया था और ये टिक करना था। ठीक है। तो इस पे क्षमादान भी नहीं दे सकते हैं। ये कुछ पावर्स हैं जो आपके गवर्नर के पास नहीं होती हैं। चलिए, नेक्स्ट, यामशे नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से संबंधित है कहाँ से? नागालैंड से। क्लियर है। चलो, एक आपका और है, इसमें जो शामिल नहीं है, राजनयिक और सैन्य शक्तियां भी, ये भी लिख लो। राजनयिक व सैन्य शक्तियां भी इनके अंडर में नहीं होती हैं।
ठीक है, अगर अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं ना तो आप कर लोगे। चलो, यामची नामक आदिवासी त्योहार हमारा रिलेट करता है नागालैंड से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक बार आ चुका है 2020 में, एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यामसे की और जो जनजाति है जो ये त्योहार मनाती है, आदिवासी जनजाति, इसका नाम है पोखरी जनजाति। पोखरी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला ये हमारा त्योहार है। चलिए नेक्स्ट, ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए रासायनिक सूत्र जिसे आमतौर पर कहा जाता है नॉर्मल एल्केन हमारा यूज होता है कार्बन श्रृंखला के लिए। और अगर कार्बन के परमाणु कितने हैं 4, तो आपका कितना हो जाएगा 8 + 2 CnH2n+2 नॉर्मल एल्केन का होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। संतुलित बजट क्या होता है? आपको डेफिनेशन एज इट इज मिली थी क्या? एक बार कंफर्म करना, डेफिनेशन मिली थी या ऑप्शन में आपको कुछ और मिला है, या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे दिया है कि अनुमानित आय इज इक्वल टू अनुमानित व्यय? ठीक है, ये एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन आपको अगर डेफिनेशन पता होगी तो आपने आंसर कर लिया होगा। शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई, या आपसे एक्स के रिलेटेड बात हुई है कि एक्स की खोज कब हुई? ये आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ था ये आपको। इनकी खोज हुई थी, पूरा पाषाण काल में पाए गए थे ये। कहाँ? महाराष्ट्र में इनके अंडे के छिलके पाए गए थे। ठीक है, अगर आप एक्स के बात करेंगे ना, इनके छिलके मिले थे कहाँ? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ? पटने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका जीएनपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, अभी हमें पता नहीं है क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। सीपीयू में आपका क्वेश्चन एक मिला था कि जीएनपी का आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप में पूछ लिया था, जहां पर था जीडीपी प्लस बाकी दुनिया में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों के द्वारा अर्जित कारक आय माइनस किया गया था घरेलू अर्थव्यवस्था में कार्यरत शेष दुनिया के उत्पादन के कारकों का अर्जित आय। ठीक है, चलो जीएनपी का एक काम करो, फॉर्मूला देख लो। जीएनपी यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट आया था, तो हो जाएगा आपका जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। क्लियर? आपको फॉर्मूला पूछा था या डेफिनेशन पूछी थी, अभी हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कंफर्म करें। ठीक है, चलिए जीएनपी का फुल फॉर्म आपका जीटी में आ चुका है। जीटी 2021 में इसका फुल फॉर्म आया था ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक गलत करके आए हो तो बहुत मारे। हमने आपको 4 या 5 फरवरी में इसका ये करवाया था, इस तरह की सभाएं, आत्मीय सभा थी, सत्यशोधक सभा थी, सब मैंने करवाया था। तो हमने बताया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की खोज वो की थी, संस्थापना की थी, और कब? इन 1839। आई होप गलत करके नहीं आए होंगे। इसके अलावा इन्होंने कहाँ पे की थी? बंगाल में। इसके अलावा इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका की भी खोज की थी, स्थापना की थी, सॉरी, तत्वबोधिनी पत्रिका भी इनके द्वारा ही आएगी। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ मेंशन कर देती हूँ, आपको हेल्प रहेगी। राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना की थी इन्होंने? ब्रह्म समाज की। मैं आपको बताया था 4 या 5 तारीख को ही मैंने आपको करवाया था। कब? 20 अगस्त 1828। ठीक है, फिर मैंने आपको देवेंद्रनाथ टैगोर का बताया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, इसकी जो एक्चुअल डेट थी वो थी 6 अक्टूबर 1939, याद रहेगा। चलिए ज्योतिबा फुले के बारे में हमने आपको बताया था। अरे अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे ना, कोई बात नहीं है, तो पीडीएफ तो देख लो। अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप पीडीएफ जाके देख सकते हो टेलीग्राम पे, और लिंक आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने हमारे सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी हमने आपको उस दिन इन्फॉर्म किया था, बताया था अच्छे से विद ईयर की कब की थी। तो कब की थी? 24 सितंबर इन 1873 को हुआ था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता पूछे तो पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी अध्यक्षता में हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पारित हुआ था। क्लियर? चलो आगे चले। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 में भारत का वर्णन है किस तरह से? भारत हमारा राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संविधान के बारे में कुछ चीजें देख लो। संविधान के बारे में भी हम आपको कुछ चीजें बता चुके हैं। टोटल आर्टिकल, और ये क्वेश्चन आपका अलग से आ चुका है कि टोटल आर्टिकल कितने हैं, अभी आया जीटी में, अभी आया है। ठीक है, जो पहले बना था उसमें भाग कितने थे? 22, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है, जिसको कि अब कन्वर्ट होके भाग कितने हो गए हैं? 25, और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12, और आर्टिकल कितने हो गए हैं? 448। ठीक है, संविधान हमारा लागू कब हुआ था? तो डेट थी आपकी 26 जैन 1950 को। ठीक है, चलो, तो आर्टिकल 1 में कहा गया जो हमारा इंडिया है यानी भारत, वो राज्यों का एक संघ होगा। क्लियर? नेक्स्ट, गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और रंजना गौहर किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? दोनों क्वेश्चन मिले हैं हमें, लेकिन दोनों क्वेश्चन में जो आपका आया है वो ये है, गरिमा हजारिका वाला। ये आया नहीं है लेकिन वह बच्चों ने बोल दिया तो हमने मेंशन कर दिया है। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं था, नॉट इन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपका जो आया था वो गरिमा हजारिका था। ये सत्रिया से रिलेटेड है, और हमारी जो रंजना गौहर है वो ओडिसी डांस फॉर्मर है। चलिए, रंजना गौहर वाला जो है ये दिल्ली पुलिस में आया आपका क्वेश्चन एक बार, 2020 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कितने शहर में आयोजित किया गया था? देखो यहाँ भी और लगा दिया हमने, इसमें से वन ऑफ देम था, लेकिन हमें पता है कि 100% ये ऊपर वाला है, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं, दो क्वेश्चन मिले हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात हुई है 2024, पर ये कंफर्म नहीं किया गया कि फीमेल्स वाले की बात हुई है कि फीफा विश्व कप 2022 या अंडर 17 महिला विश्व कप। तो हमने दोनों को मेंशन किया है, इन दोनों में से कोई तो एक था, वन ऑफ देम। अब अभी हमें पता नहीं है, वेरीफाई करना आपका काम है, जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया अगर वो देख रहा है। देखो मैंने दोनों मेंशन कर दिया। अगर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात हुई है तो टोटल 3 जगहों पर वो आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा। अगर भुवनेश्वर की आप बात करेंगे कहाँ हुआ था, तो कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखो हॉस्टल के बच्चों का शोर आ रहा होगा तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। और अगर मुंबई में होगा तो आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। और अगर गोवा की बात है तो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको सारा मेंशन कर दिया, स्टेडियम को शॉर्ट में लिख दिया है, याद रहेगा। चलिए, नवी मुंबई में हमारा डीवाई पाटिल में हुआ था, और गोवा में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। फीफा विश्व कप 2022 की अगर आप बात करेंगे तो ये इसका 22वां संस्करण था। क्लियर? 22वां एडिशन था, 5 शहरों में अलग अलग जगह हुआ था। चलिए, 5 शहरों में कहाँ पे? कतर में देखो हुआ था। हुआ कहाँ था? मेनली ये कतर में आयोजित किया गया था, और स्टेडियम को देख के ये अलग अलग 5 जगहों पर आयोजित किया गया। चलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एनपीआई 2024 में कितने विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है? देखो ये क्वेश्चन आया है, अब यहाँ पर हमें एक डाउट मिला है कि यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग आई थी क्या? इंडियाज रैंकिंग हम आपको सारी ही डिटेल दे देते हैं, एक बार आप देख लेना। अगर आई थी तो बढ़िया, लेकिन हम आपको रैंकिंग में मेंशन कर देते हैं। अगर विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल पूछा गया है तो गरीबी आकलन में जो यूज होते हैं वो है 10, इंडिया में जो यूज होते हैं वो है 12। कौन कौन से? पोषण हो गया, बाल और किशोर मृत्यु दर हो गई, मातृ स्वास्थ्य हो गया, बैंक खाता हो गई, संपत्ति हो गई, स्वच्छता हो गई, पेयजल हो गया, बिजली हो गया, और खाना पकाने का ईंधन हो गया, स्कूली शिक्षा के साल हो गया, स्कूल में उपस्थिति हो गया। इस तरह से हमारे इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इंडिया में जो यूज हो रहे हैं वो है टोटल 12। अब अगर आप इसकी बात करेंगे कि इंडिया में हमारी जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो रेटिंग थी उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू 2024 इंडिया था हमारा 126 पोजीशन पे, कितने देशों में? 143। ठीक है, तो 126 पोजीशन पे था। पिछले साल ये किसमें था? 125वें स्थान पर था। ठीक है,
तो ये आपकी 2024 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए, आप एक बार कंफर्म कर लेना जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है। 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आतिशी जी ने ली है। और एक दो बच्चों को एक्स भी पूछा गया, तो अगर एक्स पूछा गया नहीं पूछा गया जो भी, हम आपको वो भी मेंशन कर देते। इन्होंने रिप्लेस करा है अरविंद केजरीवाल जी को। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की जो खिलाड़ी है वो है अनाहत सिंह। वुशु नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? और कौन सा लोक नृत्य शैली जो है असम से संबंधित है? जो आपका एग्जाम में आया था वो 100% ये वाला है, छम नृत्य आया था। ये दोनों पेपर में नहीं आए थे, लेकिन हमने मेंशन कर दिया है ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। देखो, बच्चा आता है एग्जाम देके, आधी चीजें तो वो भूल जाता है, ठीक है, लेकिन अब जब वो आधी इधर का उधर बताता है तो हम वो भी मेंशन कर देते ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो बस रिवाइज पर्पज से हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला और ये वाला रिवाइज पर्पज से मेंशन कर दिया। जो आया था एग्जाम में वो आपका ये वाला आया था, ठीक है, छम नृत्य। तो वुशु नृत्य अगर बात होगी तो वुशु नृत्य आपका कहाँ होता है? नागालैंड में। क्लियर? और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया था, नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और आपका त्योहार है, पता है? ये वुशु है और एक और है विशु। ये आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ था। तो इन दोनों के नाम में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। तो ये जो विशु है ये हमारा मनाया जाता है केरल में। क्लियर? तो ये हो गया हमारा केरल का त्योहार। अब हमारे छम नृत्य की बात जो कि आया है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिक्किम में भी मनाया जाता है, भूटान में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे अगर किसी को याद है कि ऑप्शन क्या दिया गया था। सही है, चलो। जो अरुणाचल प्रदेश में छम नृत्य बनाया जाता है उसको बारडो छम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से कहीं हिमाचल प्रदेश आपको ऑप्शन में तो नहीं दिया था। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में छम का नाम है वो है बारडो छम, ठीक है। तो इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेना, हमने आपको सारा ही मेंशन कर दिया है। और कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो बिहू हमारा असम से संबंधित है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन हमने मेंशन कर दिया। सही है, चलो। एक बात और है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश में छम नृत्य होता है, देखो मैं बताऊं आपको, हिमाचल प्रदेश में जो छम नृत्य होता है वो बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है बौद्धों के द्वारा। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, हिमाचल में जो छम नृत्य है वो किस पर्पज से किया जाता है? बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए। किसके द्वारा किया जाता है? तो बौद्ध लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये तो ये जो आपका डांस फॉर्म है हिमाचल में जो छम होता है, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ था 2019 में। तो मैंने आपको करवा दिया है, आगे चलते हैं। और जो आपका असम वाला है ये आपका यूपी पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए, ये डांस फॉर्म तो हर एग्जाम में आते ही रहते हैं, हर बार हर एक एग्जाम को मेंशन करना जरूरी नहीं हो पाता है। जैसे कि ये वाला आपका सीएचएसएल में भी आया है ना, तो हर बार मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो 2023 में भी आया आपका सीएचएसएल में। चलिए आगे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्रमशः देश की संख्या का कितना परसेंट थी? ओके, हमें लगता है यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति। देखो, अगर जनजाति की बात है तो ये हो जाएगी 8.6%, ठीक है। और यहाँ पर मिस हो गया है, हम आपको बता देते हैं, अनुसूचित जाति की अगर बात होगी शायद यहाँ पर हो, हमने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी है। अनुसूचित जाति व ऐसे कर लो, अनुसूचित जनजाति क्रमशः देश की संख्या का कितना कितना परसेंट थी? तो अगर अनुसूचित जाति थी तो 16.6% थी, और अनुसूचित जनजाति हमारी 8.6, ये हो गई हमारी 16.6%। क्लियर? तो मैंने दोनों ही आपको बता दिया है। चलो आगे चलते हैं। तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? ये भारतनाट्यम डांस फॉर्मर है। एक आपका क्वेश्चन इकोसिस्टम से देखने को मिला है, तो ये बताया गया है कि इकोसिस्टम की डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन आई हुई थी। तो एक बार इकोसिस्टम को देख लीजिएगा अगर डेफिनेशन आई हुई थी।
आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिले हैं जो शायद नहीं आए हैं, बट मैं आपको रिवीजन पर्पज से करा दे रही हूँ। ये 2 क्वेश्चन और मिले हैं, रिवीजन पर्पज से मैं आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक तो बिस्मिल्लाह खान जी है। कल भी एक क्वेश्चन आपका आया था कि बिस्मिल्लाह खान जी ने कहाँ पर बांसुरी बजाई थी, है ना, इस तरह से, सॉरी, शहनाई बजाई थी, इस तरह से आपका आया था दिल्ली के लाल किले में। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कौन है, राजीव कुमार जी, ये क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप रिवीजन पर्पज से ले लीजिए, आपके आए नहीं थे बट मैं मेंशन कर दिए। चलिए, थर्ड शिफ्ट की वीडियो यहाँ पर फिनिश होती है और इसका कंबाइंड वीडियो हम आपको मॉर्निंग तक अपलोड करा देंगे, ठीक है, 4 या 5 बजे के पहले पहले हो जाएगा। तो साथ में बने रहिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स के नीचे अपना क्वेश्चन नंबर डाल के हमें मेंशन कर दीजिए। हम जैसे ही देखेंगे वैसे ही हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। चलिए।